नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये कहानी एक लड़का जिनका नाम है अरुण अरुण की है। अरुण उत्तराखंड के रहने वाले। घटना जो ये थी, साल था 2001। हुआ क्या था अरुण के साथ में, आइए चलते हैं इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला। मेरे जो हालात थे बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका था। मेरा सब जमा पूंजी लूट चुका था। लूटने वाली कोई और नहीं, मेरी प्रेमिका, मेरी पार्टनर। मैं अच्छा वाला एक ऑफिस खोल रखा था और मैं अपनी प्रेमिका को पार्टनर बना लिया था और वो मुझे अब नशे की ओर धकेलती जा रही थी। और मैं ऐसा नशा में चूर रहने लगा कि मैं ऑफिस आना ही बंद कर दिया था। सब कुछ उसके हवाले हो चुका था। मैं घर पर दिन रात बैठा रहता, पीता रहता, नशा करता रहता और तब तक सारा जो भी मेरा अकाउंट का पैसा, जो भी कुछ बिजनेस था, सब कुछ लूट चुका था। और एक रात वो सब कुछ लूट करके भाग चुकी थी। जब मुझे होश आया ना, तो मेरी दुनिया लूट चुकी थी। और इसके बाद की अगर कहानी आपको जाननी हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी है। ये जो कहानी है ना, आज की है पार्ट 5। तो आज हम पार्ट 5 की ओर चलते हैं। मेरी पत्नी जब उस घर का हालात रात में देखी तो बहुत डर चुकी थी। घर में जैसा कंडीशन था, रात में लग रहा था कि मेरा बेडरूम आग में जल जाएगा। वो बिल्कुल घबराई हुई थी, लेकिन मैं जानता था कि ये आग बनावटी है, एक भरम जाल फैलाया हुआ है उस आत्मा का। आत्मा कौन? मेरी प्रेमिका। मेरी प्रेमिका ही तो थी जो जिंदा रहते हुए मुझे भिखारी बना दिया था। अब मरने के बाद मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकाल कर ले जाना चाहती थी। क्या दुश्मनी, कैसी दुश्मनी थी मेरे से। मैं तो उसको बहुत प्यार करता था, सब कुछ तो उसको मैं सौंप रखा था। अब वो मेरी जान क्यों लेना चाहती है। अब जो अच्छी आत्मा थी, मेरी जो सहेली कहा जाए, लेकिन मैं अब उनको उनका नाम से पुकारता हूँ। कन्फ्यूजन थोड़ा सबके लिए हो गया है। उनका नाम, जो अच्छी आत्मा थी, जो मेरी फ्रेंड थी, जो मुझे गरीबी से अमीरी की तरफ लेके आई थी, उनका जैसा रूप अब वैसा ही उनका नाम था, दिव्या। दिव्या ही नाम था। और दिव्या की तरह वो लगती भी थी, चेहरे पर तेज था। और मैं अब उनके कहे अनुसार सारा काम कर रहा था। और वो मुझे समझा चुकी थी कि देखो, वो जो आपकी प्रेमिका है, अब आपको जान से मारना चाहती है, आपका आत्मा वो चुरा कर ले जाना चाहती है और इस काम में जुटी हुई है। सब कुछ उसी का किया धरा, जो आपको हॉस्पिटल में पहुंचाई, कोमा में डाल दी। आपका तकदीर भाग अच्छा था कि आप उस कोमा से बाहर निकल आए, और नहीं उसका इरादा तो आपको जान से मारने ही का था। खैर, अब मेरी जो पत्नी थी, सुबह हम जब उठे, आप उठते ही उसने कहा कि हमें इस घर में नहीं रहना है, मुझे गांव पर लेके चलिए। मैं अपने सास ससुर के साथ रहूंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं। या तो फिर अपना ये घर बदल दीजिए और हम दूसरे घर में चलेंगे, लेकिन इस जगह पर नहीं। शायद कुछ कुछ वो समझ चुकी थी कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन मैं जानता था कि वो ज़्यादा कुछ नहीं समझी है। वो
डरावना पल था उसके लिए जब बेडरूम में आग लगती दिखाई दिया था। इस वजह से वो डर चुकी थी। अब मैं यही सोच रहा था कि जो दिव्या ने मना किया था कि इस घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो आपकी ताक में आपकी प्रेमिका लगी हुई है। कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। वो बहुत गुस्से में है। लेकिन मेरी जो पत्नी ने हंगामा मचा रखा था कि मैं इस घर में रहूंगी नहीं, या तो मुझे अपने घर ले चलो, सास ससुर के पास रहूंगी, और आप चाहे तो आ जाना, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। डर चुकी थी। डरना उसका वाजिब था। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं समझ रहा था, मौके की नज़ाकत को समझ रहा था कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। लेकिन वो बिल्कुल डरी हुई थी। मेरे लाख समझाने के बाद वो नहीं मानी। अब मैं क्या करता। दिन का टाइम अब हो चुका था। वो जिद पर अड़ी हुई थी। ना तो वो चाय बना रही थी, ना कोई खाने का इंतजाम। बस कह रही थी कि अगर आप नहीं चलोगे तो मैं अब भूखी प्यासी रहूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। मैं समझ गया था उसका डर बिल्कुल सही था। तब मैंने फैसला कर लिया कि चाहे जो कुछ है, अब जो कुछ मेरे साथ में हो जाए, मैं अपनी पत्नी को ऐसा दुख देख नहीं सकता। और मैं कहा चलो चलो निकलते हैं, हम गांव चलते हैं। इसके बाद हम हाईवे पर थे। मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी हुई, मैं कार को दौड़ा रहा था, और दोपहर तक हम अपने घर पहुंच गए थे। मेरे माता पिता मुझे देख करके बहुत खुश हुए। कहने लगे बेटा तूने अच्छा किया, अब गांव आ गया है तो महीना 2 महीना यहाँ पर है। और मैं कहने लगा बाबू जी, मैं रहने के तो रह जाऊं, लेकिन काम मेरा पिछड़ जाएगा, आप तो जानते ही हो ना। पिता कहने लगे अरे काम तो चल रहा है ना, तेरा स्टाफ है, सब कुछ देख रहा है। मैं पिता को समझाने लगा कि देखिए स्टाफ पर मैं अब ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता और मुझे जाना ही होगा, लेकिन मैं कुछ दिन अभी ज़रूर रुकूंगा। और फिर जो पत्नी मेरी उस घर में डरी डरी रहती थी, शहर वाले घर में, यहाँ आकर के बिल्कुल चैन से रह रही थी। मेरी मम्मी से हिली मुली थी, पूरे घर में अब जैसे मज़े से टहल रही हो। डर नहीं था, लेकिन डर मेरे अंदर में था। मैं दिव्या का बात नहीं माना था, और वो कह रही थी कि इस घर में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अब मैं उसका कहना नहीं मान करके मैं अपने गांव, अपने पिता के घर पहुंच चुका था। और डर सता रहा था। डर इसलिए सता रहा था कि शाम होती जा रही थी, अंधेरा होता जा रहा था। मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि कुछ हमारे साथ कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा कुछ ना हो। मैं यही प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि सब कुछ आराम से, बिल्कुल शांति से हमारा परिवार चलता रहे, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो। और मैं हर तरफ निगाहें दौड़ा रहा था। अंधेरा हो चुका था, और मैं जो वो दिव्य आत्मा थी, अब उसका नाम ही दिव्या था, मैं दिव्या को याद करने लगा था। और वो कहा था कि जब तुम मुझे याद करोगे ना तो मैं हाजिर हो जाऊंगी। अब तो शाम हो चुका था, अंधेरा भी हो चुका था। अब मैं उसको दिल से पुकार रहा था ताकि उससे मैं कुछ मदद मांग सकूं। अब मैंने उससे कहना तो नहीं माना था। अब गांव आ गया, पत्नी की जीत के आगे मुझे झुकना ही पड़ा था। लेकिन अभी तक दिव्या का कोई अता पता नहीं था। और जब रात गहराने लगी ना तो डर मेरा शरीर में और फैलने लगा। मेरे पिता मेरे पास बैठे हुए थे। अब मेरा चेहरा को अब जैसे देख रहे हैं, नाप रहे हैं, तौल रहे हैं। अब फिर अचानक बोल पड़ी, अरुण क्या बात है बेटा, तू घबराया हुआ लग रहा है, कोई बात है तू मुझे बता ना। मैं सोचा कि चोरी पकड़ी गई, क्या मैं सब कुछ अपने पिता को बता दूं? लेकिन मन में ख्याल तो आया कि हाँ बता देते हैं, अपने माँ बाप से
कभी कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। लेकिन सोचा कि नहीं, आज नहीं, कोई उचित समय आएगा तो मैं सारी बात बता दूंगा। मेरे पिता मुझसे पूछते रह गए, लेकिन मैं मना करता रहा कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ आराम से चल रहा है। आखिरकार हम और पत्नी अब एक जगह पर पलंग पर सोए हुए थे और रात का 11 बजा हुआ था। पत्नी मेरा खुश थी और कह रही थी कि देखो ना, गांव में आकर कितना आनंद आ रहा है, यहाँ का हवा पानी वातावरण कितना स्वच्छ है। एक हम लोग शहर में रहते हैं ना, अब देखो शहर से गांव में कितना आनंद आ रहा है। मैं कहने लगा कि हाँ, गांव का हवा पानी अलग ही है, और हम शहर में जो रहते आए हैं अब हमें तो उस चीज़ का आदी हो गया है। लेकिन तुम तो गांव के रहने वाली ना, तुम्हें शहर भाता नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आना भी चाहिए। मैं अपनी पत्नी को अब बात को जवाब दे रहा था और अचानक मैं जो दरवाजे पर देखा ना, 0 वाट की बल्ब जल रहा था और वो मैं सूरत भूल नहीं सकता। दरवाजे पर जैसे काला दरवाजा था, काले रंग से पेंट किया हुआ था, और उसी दरवाजे पर 2 आंखें लाल लाल चमकती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। अब वो कोई पूरा शरीर था जो काले रंग के दरवाजे के पेंट में खप चुका था। मैं जब देखा ना तो मेरी होश उड़ चुके थे, एकदम घबरा गया था, डर गया था। मैं उसी आंख को देख रहा था, जैसे आंख मेरे को सम्मोहन में लेने की कोशिश कर रही हो। जैसे मेरा सर भारी होता जा रहा, और मैं अचानक पत्नी से बात करते करते रुक गया था और दरवाजे की तरफ देख रहा था ना, तो पत्नी को सब थोड़ा अजीब लगा। मेरी पत्नी मुझे टोक दी, कहा जी, इस दरवाजे को क्यों घूर रहे हो, क्या है ऐसा दरवाजे में। और तब पत्नी ने मेरा बाँह पकड़ के मुझे झकझोरा, क्योंकि मैं कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। उस आंखों से मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी, जैसे लग रहा था कि आंख वो घुरती हुई मेरे दिमाग में बैठती जा रही है, अब मैं उसके काबू में होता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे ऐसा ही कुछ देर में देखता रहा हूँ उस आंखों की तरफ ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसी वक्त मेरी पत्नी ने मुझे झकझोर दिया, मेरे बाजू पकड़ के, और कहने लगी, क्या देख रहे हो जी दरवाजे की तरफ, कौन है वहाँ पर, खाली तो है दरवाज़ा, दरवाज़ा देखो मैंने बंद कर रखा है। और तब मेरी तंद्रा टूटी। अब मैं अपनी पत्नी को तरफ देखा, मेरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। पत्नी देखकर घबरा गई कि भाई ऐसा कैसे पसीने आ गया, यहाँ तो ठंड है और आपको पसीना आ रहा है, ये बात क्या हुई। मेरी पत्नी उस तरफ देख रही थी दरवाजे की तरफ, लेकिन शायद उसको वो चीज़ नज़र नहीं आई जो चीज़ मैंने देखा था, और मैं अब उस दरवाजे की तरफ देखना नहीं चाहता था। अब पत्नी मेरे से कह रही थी, क्या देखा था जी, क्या हुआ था, दरवाजे पर क्या नज़र आ गया था जिससे आप डर गए, नर्वस हो गए, पसीने पसीने हो गए। मैं जब देखा मुड़ करके एक नज़र दरवाजे पर, तो वो आंखें और वो शरीर अब उस जगह पर था ही नहीं। मैंने संतोष की सांस लिया, लंबी लंबी सांस लेने लगा। मैं अपने पत्नी को बताना चाहता था कि मैंने इस जगह पर क्या देखा है, लेकिन मैं सोचा कि पत्नी रात के वक्त है, कहीं डर गई और कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो सब भेद खुल जाएगा, और मैं बस चुप ही रहना मुनासिब समझा। आखिरकार मैं पत्नी को बोला कि अब आराम से सो जाते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते, अब जो भी बातचीत करेंगे सुबह में, दिन निकलते हैं। इसके बाद मैं मन ही मन दिव्या को याद करता रहा कि दिव्या आ जाओ, मैं संकट में हूँ, दिव्या आ जाओ, मैं संकट में हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरत है। मैं मन ही मन उसको याद कर रहा था, लेकिन जो दिव्या आत्मा थी ना, वो हमारे पास नहीं आई।
ना तो कोई उसका संकेत आया। मैं रात भर अब नींद में आता था। आज सपना भी बहुत मैं बुरा बुरा देख रहा था। जैसे लग रहा था कि वो आँख मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। जिधर मैं जा रहा हूँ वही आँख मुझे नजर आ रही है। वो आँख के पीछे एक लंबा हाथ और बदसूरत हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उन आँख से उन हाथ से भागता फिर रहा हूँ। बीच बीच में नींद टूट जाता था। फिर मैं सोचता था कि अरे ये तो सपना है, कोई बात नहीं, सो जाते हैं। और सुबह हो चुकी थी। मैं जब उठा ना तो पत्नी मुझे उठा रही थी। अजी उठिए, 8 बज गया है, बाबूजी बुला रहे हैं, आपसे कुछ ज़रूरी काम है। मैं समझ नहीं पाया कि बाबूजी को इतना ज़रूरी सुबह कौन सा काम है याद आ गया। लेकिन मुझे तो जाना था, बाबूजी से बात करना था। मैं सोचा पहले फ्रेश हो जाऊं, फारिग हो जाऊं, और फिर बाबूजी से जा कर के वहीं बात करूंगा और चाय भी पीऊँगा। फिर मैं फ्रेश व्रेश होकर के पत्नी के बोला कि चाय भी लेके आओ, बाबूजी के लिए चीनी कम डालना, क्योंकि उनको शुगर था, दवा चल रही थी। मैं बाबूजी के पास पहुंच गया था। बाबूजी मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। मैं पूछ बैठा कि बाबूजी आपने बुलाया था, कुछ बात थी? तब वो कहने लगी, बेटा बैठ जाओ आराम से, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे मन में शंका तो हुई कि बाबूजी क्या पूछना चाहते हैं। तब तक मेरी पत्नी चाय लेके आ चुकी थी। बाबूजी के लिए फीका चाय और मेरे लिए मीठा चाय। मैं बाबूजी का कप पकड़ा दिया कि बाबूजी ये आपके लिए है फीकी वाली चाय। मैं मीठी चाय लेकर के घूंट भरने लगा। मेरी पत्नी अब किचन की तरफ चल गई थी। बाबूजी ने अभी चाय का घूंट नहीं भरा था। प्याला अपने हाथ में ले रखा था और लगातार मुझे घूरते जा रहे थे। और अचानक कहने लगे, अरुण मैं तुमसे सच सच एक बात पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब हाँ या ना में देना। बेटा तुम कुछ दिनों से परेशान चल रहे हो ना, हॉस्पिटल में क्या हुआ था? हाँ में जवाब देना या ना में देना। वो परेशानी क्या थी? मैं हाँ में जवाब दे रहा था, बाबूजी हाँ परेशानी थी, बीमार था। बाबूजी पूछते जा रहे थे, बेटा मैं तुमसे बिल्कुल एक जो सवाल पूछना चाहता हूँ उसका हाँ में और ना में जवाब देना। क्या तुम्हारे पास में कोई आत्मा भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? अब मेरी चौंकने की बारी थी। मैं बाबूजी की तरफ देखने लगा। बाबूजी अब चाय का घूंट ले रहे थे, लेकिन नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। मैं कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं बाबूजी को क्या जवाब दूं, हाँ बोलूं ना बोलूं। अगर हाँ बोलता हूं तो पछता हूं, और ना बोलना तो गलत बात है। और मैं अब हाँ ही बोलना उचित समझा। जैसे ही हाँ बोला, बाबूजी चाय का कप नीचे रख दिए थे। 2-3 घूंट भरने के बाद और मेरी तरफ देखने लगे। अब फिर कहने लगे कि अरुण बेटा जब मैं हॉस्पिटल में गया था ना, तभी मुझे शक हुआ था कि तुम्हारे साथ कुछ अलग चल रहा है। बेटा मुझे सारी कहानी बताओ, हुआ क्या तुम्हारे साथ में, कैसे हुआ, कैसे तुम्हारी तबीयत खराब हुआ, और तुम्हारे साथ ये चल क्या रहा है, और तुम शहर में रहने वाले आप गांव किस लिए आए हो, वो भी बताओ। अब मैं पूरी तरह से अब वो सच बताना पड़ा। अब मैंने अब दिव्या का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी सहेली का नाम जरूर लिया कि वो सहेली जिंदा रहते हुए मेरा सब कुछ हड़प चुकी थी। अब मरने के बाद भी वो चैन से मुझे रहने नहीं दे रही है, मुझे मारने के लिए आ रही है। आओ बाबूजी जब सुने ना तो वाकई परेशान हो गए थे। चाय का कप ठंडा हो चुका था, लेकिन वो चाय उठाए और एक ही घूंट में पूरी चाय खत्म करके कहने लगे, अरुण मैं जानता था बेटा कि तेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तेरे माँ का भी यही कहना था, और तू सही समय पर आया है। मैं तुझे एक बाबा के पास लेके चलूँगा, और तू थोड़ा देर में तैयार हो जाए। तू भी चल, तेरी पत्नी भी चलेगी,
और हम लोग भी चलेंगे। इसके बाद बाबूजी उस जगह से उठ चुके थे। मैं उसी जगह पर बैठा और सन्न सा रह गया था कि मैं सब कुछ सही बता दिया। अब क्या होगा? बाबूजी तो तांत्रिक के पास ले जा रहे हैं। अगर वहाँ पर दिव्या का भेद खुल गया तब क्या होगा? इसी डर से मैं डरा हुआ था। नहीं तो मैं हर एक बात तो बता चुका था। अब छिपाने के मेरे पास में तो कुछ था ही नहीं। डरा हुआ था कि दिव्या की वजह से। दिव्या मेरे लिए बहुत कुछ कर रखी थी और आज भी हमारे लिए तैयार थी। अगर उस तांत्रिक के पास में गया, अगर दिव्या नाराज हो गई, हमारा साथ छोड़ दिया, तो अब तो मैं फिर बर्बाद हो जाऊंगा ना। चिंता यही सता रही थी। लेकिन बाबूजी का आदेश था, अब तो मानना ही था। इसके बाद हम लोग तैयार हो चुके थे, मम्मी, पापा, मेरी पत्नी। अब फिर हमारी कार चल पड़ी थी। जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर बाबा का कुटिया था, जंगलों का बीच, और वहां पर गाड़ी नहीं जाती थी। गाड़ी हमें तो रोड पर ही छोड़ना पड़ा था। रोड के एक साइड में हमने गाड़ी को सही ढंग से पार्क कर दिया था। हम जंगली रास्ते से पगडंडियों से चलते हुए, अब आगे आगे पिताजी और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं था। और ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। दिन का टाइम। अब मुझे आभास हो रहा था। कई बार ऐसा लगा कि जैसे मेरे को कोई छुआ है। अब मैं चलते चलते रुक जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त में कि मेरे साथ जो ये सब हो रहा है, कौन सी आत्मा हो सकती है, मेरी दिव्या या फिर मेरी वो सहेली जो चुड़ैल बन चुकी थी। मैं फर्क नहीं समझ पा रहा था। मैं चलता जा रहा था। तब मेरे कान के पास एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ थी दिव्या की। कहने लगी, अरुण, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरना मत। मेरे बारे में तो कुछ बताया नहीं ना, आप बताना भी मत। इसके आवाज़ वो दूर हो चुकी थी। मैं चलते चलते रुक गया था। मेरे पिताजी और मेरी पत्नी, मेरी माँ थोड़ी आगे निकल गए थे। अचानक मेरे बाबूजी को संदेह हुआ कि मैं पीछे तो नहीं छूट गया। तब वो मुड़ करके मुझे आवाज़ देने लगे कि अरुण बेटा, वहाँ क्या कर रहे हो? आओ, जल्दी आओ। तब मैं तेज कदम चलता हुआ उनके पास अब पहुँच गया था। थोड़ी देर के बाद चढ़ाई पार करने के बाद हम उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर वो बाबा जी थे। बाबा जी का कुटिया था। बाबा जी वहाँ पर थे नहीं। हाँ, वहाँ पर पूजा पाठ का सामान बिखरा हुआ था। मतलब यहाँ पूजा पाठ हुआ है और ताज़ा ये फूल वहाँ पड़ा हुआ था। बाबूजी हर तरफ देख रहे थे, आसपास की जगह देख रहे थे। अब कहने लगे, अरुण, शायद कहीं गए होंगे, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, वो लौट आएंगे थोड़ी देर में, मुझे अब अनुमान है ऐसा। इसके बाद हम लोग बैठ गए थे उसी जगह पर। वहाँ पानी पीने का साधन भी था, मटका रखा हुआ था और आग भी जल रही थी। आग, धुआं निकल रहा था। लकड़ी उसमें थी नहीं, बस छोटी मोटी कोई होगी वो सुलग रही थी, उससे धुआं निकल रहा था। अब वही हुआ। आधे घंटे के इंतजार के बाद वो बाबा जी लौट आए थे। मैं देख करके हैरान रह गया था। हड्डियों के ढांचा थे, शरीर में हड्डी ही हड्डी दिखाई दे रही थी। अब सफ़ेद चादर से ओढ़ रखे थे, सर पर सफ़ेद बाल लंबे लंबे जिसका जूड़ा बना रखे थे, दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी और उसी के सहारे अब आ करके अपनी आसन पर बैठ गए। अब मेरे पिताजी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे, बड़े दिनों के बाद आए, सब कुछ कुशल मंगल है ना बेटा? मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी हाथ जोड़ करके कहने लगे, जी महात्मा जी, आपकी कृपा से सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक विशेष काम था इसलिए मैं आया हूँ।
महात्मा जी कहने लगे, हाँ हाँ बताओ ना, क्या काम है। तब मेरे बाबूजी सारी बात बताने लगे। महात्मा जी सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे। आप फिर कहने लगे कि अब आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, आप मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, ताकि मैं निष्कर्ष पर निकलूं कि इसका इलाज क्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग बिल्कुल शांत हो चुके थे। अब महात्मा जी भी अपने आंख बंद कर लिए थे, जैसे ध्यान में चले गए हों। मुझे डर लग रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था कि कहीं दिव्या का अगर भेद खुल गया तब क्या होगा, तब क्या होगा। मैं इसी अंदेशे से मरा जा रहा था। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, लेकिन हम लोग शांत बैठे हुए थे। करीब 15 मिनट तक ध्यान में रहने के बाद अब वो बाबा जी ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर मुस्कुराहट, वैसे उनके चेहरे पर इस उम्र में भी एक तेज नजर आ रहा था। और मुस्कुराते हुए मेरे पिता से कहने लगे कि आखिर ये कब से चल रहा है, तुम तो बहुत देर कर दी आने में, तुम्हें तो जल्दी आ जाना चाहिए था। आओ बेटा। वो मेरी तरफ अब देखने लगे थे। अब मेरी तो जैसे हालत खराब हो गई थी कि बाबा कहीं दिव्या का भेद तो नहीं जान गए। और इसके बाद उनकी आवाज़ में वो जादू था कि मुझे उठने पर बेबस कर दिया। और मैं जैसे जादू मंदिर से चलता हुआ उनके समीप आके बैठ गया। फिर बाबा मेरे सर पर हाथ रख करके मेरी आंखों में झांक करके देखने लगे। जब वो आंखें मिली ना, तो मेरे शरीर में सनसनाहट सी होने लगी थी। ऐसे लगा कि बाबा मेरे अंदर में समाते जा रहे हों। पूरा शरीर मेरा सुन्न होता जा रहा था। अब ऐसा लगने लगा कि ऐसा ही कुछ चलता रहा तो मैं अपना होश खो बैठूंगा। वाकई में अपना होश मैं खोने लगा था। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। कुछ देर के बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं हूँ कौन और कहाँ पर हूँ, इस जगह पर मैं आया किस लिए हूँ। जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं अपने बाबा का नज़दीक पाया। बाबा अपने हाथों में मुझे संभाल रखे थे और आवाज़ दे रहे थे कि बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैं अब डरती हुई अपने आंखें खोला, बाबा की तरफ देखा। बाबा की आंखों में वो तेज मुझे अभी भी नजर आ रही थी। आप फिर कहने लगे, बेटा जाओ अपना स्थान पर बैठ जाओ। मैं उठा जल्दी से और ऐसे लगने लगा कि मेरे शरीर में बहुत कमजोरी, वीकनेस ऐसा आ चुका है। कुछ ही देर में जब बाबा के पास मैं बैठा था और जब मैं अपने कदम अब आगे बढ़ाने लगा ना, तो ऐसा लगा कि मेरे कदम बहुत वजनी हैं। मैं उसी जगह पर जा बैठा जहाँ मैं पहले बैठा हुआ था। फिर महात्मा जी अब ध्यान में आ चुके थे, आंखें बंद था और हम लोग टकटकी लगाए अब एक दूसरे को कभी देख लेते थे और फिर बाबा जी की तरफ। करीब 15 मिनट के और अब ऐसा करने के बाद बाबा ने आंखें खोल दी और फिर मेरी बाबूजी की तरफ अब देख कर कहने लगे कि देखो, मैंने तो सब कुछ सही करने का कोशिश किया हूँ, लेकिन जो आत्मा तुम्हारे लड़के के ऊपर अभी मैंने देखा था, महसूस किया था, उसका अंश वो इसको मारना चाहती है। ना जाने ऐसी क्या दुश्मनी है। मैं उससे पूछना भी चाहा, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही है और वो अब इस जगह पर है, इसी जगह पर मौजूद है। और मैं फिर कोशिश करूँगा कि आखिर वो इस अरुण के साथ में इसकी दुश्मनी क्या है, क्यों नहीं अरुण को छोड़ रही है, अरुण से क्या ऐसी जाति दुश्मनी है। मैं इसी चीज़ का पता लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। मैं बिल्कुल सन्न हो चुका था, डर गया था कि बाबा जी सब कुछ जान गए थे, लेकिन अभी तक दिव्या का नाम
उनके जुबान पर नहीं आया था। मतलब अभी जो हमारी प्रेमिका थी, जो चुड़ैल थी, सब उसी के बारे में बात हो रही थी। और बाबा जी फिर ध्यान में थे, शायद ध्यान में ही सब कुछ कर रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा था कि बाबा बहुत ही ज्ञानी हैं, आप एक तरह से सच्चे इंसान हैं। मैं और हमारा परिवार अब उनकी तरफ देखने लगा था। फिर कुछ देर के बाद बाबा जी ने आंखें खोल दिया। आप कहने लगे कि देखो, मैं उसको आत्मा को समझा दिया हूँ, अब वो तुम्हारे बेटे से दूर रहेगी। मैं उसको हिदायत भी दिया हूँ कि देखो, अभी समझा रहा हूँ, अगर तुम नहीं मानेगी तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब वो मान चुकी है। वो कह रही है कि मैं अब इस लड़के के पास बिल्कुल नहीं आऊँगी। तो अब मेरे हिसाब से सब कुछ सही हो गया। लेकिन मेरी तरफ देख के कहने लगे, बेटा हुआ क्या था? कहानी जो तुमने बताया, उस कहानी में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी उस लड़की से कोई दुश्मनी, ऐसा क्या हुआ था? मैं बताने लगा, बाबा जी कोई दुश्मनी नहीं, वो लड़की मुझे नशे की ओर धकेल रही थी। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि कब मेरा सब कुछ हड़प करके वो गायब हो चुकी। शायद किसी और लड़के के साथ में उसका अफेयर चल रहा था और वो मेरे साथ तो ऐसा ही किया था। मुझे तो कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज अब बना चुकी थी। अब मेरी उससे दुश्मनी क्या हो सकती है? आप ही सोचिए बाबा। बाबा कहने लगे, खैर छोड़ो ये सब बातें, अब तुम्हें एक चीज़ देता हूँ और उसको संभाल कर रखना है अपने पास में। अब भगवान चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद अपनी कुटिया में गए। अब फिर एक लाल रंग का कपड़ा, अब धागा जैसा लेकर आए। कहने लगे कि अरुण बेटा, इसको अपने बटुए में रखना हमेशा। जब भी तुम घर से बाहर निकलो, अब कार चलाओ, चाहे कहीं ऑफिस भी जाओ ना, तो अपने पास इसको हमेशा रखना। इससे तुम्हारी बरकत भी होगी और वो आत्मा तुमसे दूर रहेगी। मैंने बाबा को अब धन्यवाद दिया, प्रणाम किया। अब फिर हम बाबूजी की तरफ देखने लगे। अब फिर वो महात्मा जी कहने लगे कि अब आप लोग जा सकते हो। अब मेरे बाबूजी कहने लगे कि अगर ज़रूरत हो तो दोबारा ज़रूर आइएगा। अब फिर हम लोग उस जगह से अब अपनी कार की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में बाबूजी बता रहे थे कि ये महात्मा जी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर नज़र आते हैं, एक खास महीने में जो अभी चल रहा है, और इसके बाद ये झोपड़ी खाली हो जाती है। ना जाने ये कहाँ चले जाते हैं। अब फिर साल भर के बाद इस जगह पर कुछ टाइम के लिए नज़र आते हैं। अब मैं जब इनसे मिलता हूँ ना, तो मेरा दिल खुश हो जाता है, बड़ा आनंद मिलता है। अब बाबा जो हमारे बाबूजी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अब ध्यान में उनका मन लगता भी रहता था और बाबा लोग को बहुत आदर भी करते थे। अब यही सब बातचीत करते हुए हम कार के पास पहुंच गए थे। घर पहुंच गए, कार स्टार्ट करके घर भी आ गए। सब कुछ नॉर्मल था, मैं भी खुश था। लेकिन एक दुख था कि कहीं दिव्या मुझसे नाराज तो नहीं हो गई, क्योंकि अब बाबा ने जो चीज़ दिया था उससे कहीं मेरी दिव्या दूर तो नहीं हो जाएगी। मैं यही सोच रहा था। चलो, वो दुष्ट आत्मा तो दूर हो जाएगी, लेकिन मेरी दिव्या का क्या होगा। इसके बाद हम अपने गांव में एक हफ्ता तक रहे। जब मेरी पत्नी कहने लगी हाँ कि अब सब कुछ ठीक है, तब मैंने बोला अब मुझे ऑफिस में संभालना है। अगर आपको और रहना है तो गांव में रह सकती हो, लेकिन मुझे अपना काम भी तो देखना है। और तब वो कहने लगी कि हाँ हाँ मैं साथ चलती हूँ। अब फिर हम उल्टा शहर आ चुके थे, उसी घर में। लेकिन अब घर जो था, मेरी पत्नी को डरावना नहीं लग रहा था। वो खुश नजर आ रही थी, घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करके, और मुझे भी बड़ा अलग ऊर्जा महसूस हो रहा था। और जब मैं शाम हुआ ना, तो मैं सोचा कि एक बार अब दिव्या को बुलाया जाए, मिला जाए। मैं फिर दिल से आवाज़ लगाने लगा था, लेकिन दिव्या आई नहीं। मैं रात भर उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन दिव्या का कहीं
आता पता नहीं था, और ना ही वो चुड़ैल आत्मा मुझे सताने के लिए, मुझे मारने के लिए मेरे दरवाजे पर कभी नहीं दिखी थी। हाँ, इस तरह करीब करीब हफ्ता दिन गुजर गया था। अब तो मैं बेधड़क होकर के अपनी कार से अपना ऑफिस जाता था, सारा दिन ऑफिस संभालता था। इसके बाद अब देर शाम को मैं अपना घर लौटने लगा। मुझे लगा कि अब सब कुछ सही हो गया। बस एक दर्द था जो मुझे सता रहा था। वो दर्द थी दिव्या। दिव्या अब मुझसे बिछड़ चुकी थी, शायद बाबा के वजह से। जो चीज़ वो मुझे दिए थे और उसमें कोई तंत्र मंत्र का शक्ति था, और इसलिए दिव्या मेरे नज़दीक नहीं आ रही थी। अब मैं सोच रहा था कि सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो कुछ दिन के बाद बाबा का दिया हुआ वो चीज़ मैं पानी में प्रवाह कर दूंगा, और इसके बाद दिव्या को बुलाने की कोशिश करूंगा। और वही हुआ। करीब 15 दिन गुजरने के बाद मुझे लगने लगा कि अरे, अब उस आत्मा से, दुष्ट आत्मा से अब डरने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने सब कुछ सही कर दिया है। अब वो हमारे नज़दीक नहीं आएगी, और नज़दीक आएगी तो बाबा जी जान जाएंगे, अब फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो चीज़ बाबा जी ने दिया था, जिसको मुझे बटुए में संभाल कर रखा हुआ था, अब मैं बिल्कुल पक्का समझ चुका था कि इसी वजह से मेरी दिव्या मेरे पास नहीं आ रही है। अब मैं उस चीज़ को ले जा कर के अब नदी में प्रवाहित कर दिया था। अब फिर शाम हुई। शाम के टाइम मैं अपना सोफा पर बैठ कर के और सोचा कि बहुत दिन हो गया, अब थोड़ा एक आध पैग लगा ही लिया जाए। और उसी सोफे पर बैठ कर के अब पत्नी से मैं चखना भी मंगा लिया था। पत्नी आंखें तरेर जरूर दिया था, ये सब क्या। दोबारा से मैं कहने लगा कि भाई, मैं भी इंसान हूँ, दिन रात ऑफिस में काम करके थक जाता हूँ, तो थोड़ा मेरा भी ख्याल रखो ना, कुछ ले आओ, कुछ चखना फकना। फिर पत्नी बोलने कि बस 2 पैग लेना, तीसरा मत लेना। मैं कहने लगा कि हाँ हाँ, मैं वही करूँगा जो चाहोगी। और फिर ड्राई फ्रूट वगैरह, नमकीन वगैरह का प्लेट ला करके दे दिया था। हाँ, मैं आराम से अब एक पैक बना करके आराम से धीरे धीरे सिप करता हुआ और मन ही मन दिव्या को याद कर रहा था। लेकिन दिव्या का कहीं आता पता नहीं था। दूसरा पैग हुआ, इसके बाद तीसरा पैग, और पत्नी बार बार आ रही थी कि अरुण, बस करो, बंद करो इसको, अब हो चुका है, अब खाना खाओ और चलो सो जाओ, सुबह ऑफिस भी तो जाना है। मैं अब कहने लगा कि हाँ हाँ, बस ऐसा ही करूँगा, बस तुम जाओ, खाना खा लो और मेरी इंतज़ार मत करो। जब मुझे भूख लगेगा मैं किचन से खाना निकाल कर खुद ले लूँगा। तुम जाओ, आराम करो, सुबह तुम्हें जल्दी उठना भी तो है, अब तुम मुझे तैयार भी तो कराने मदद करनी है। सब मैं उसको समझाने लगा, और वो मुझे आंखें तरेती हुई अब चली गई थी किचन में। अब मैं आराम से अब सीप पसीप थोड़ा थोड़ा करके लगा रहा था, नशा चढ़ नहीं रहा था। और फिर मैं अब उस आत्मा को, दिव्या को भूल चुका था। जब सरूर आने लगा ना, तो मेरा ध्यान भटकने लगा। मैं पिछली बात को सोचने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ जाके ख़त्म हुआ। अब ऐसा भगवान कभी दुख मुझे मत देना। मैं तो एक तरह से कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो गया था, और इसी आत्मा की वजह से आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ। और तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी मेरे बगल में, और वो दिव्या थी। कहने लगी कि मुझे भी एक पैक पिला दो ना, अकेले ही बोतल ख़त्म कर जाओगे। और तब मुझे वो खुशी महसूस हुई जिसका मैं कल्पना नहीं कर सकता था। मैंने अपने दोनों बाहों से उसको अपने बाहों में भर लिया, और मेरी आंखों से आंसू अब निकल रहे थे। मैं अंदर ही अंदर खुश जरूर था, लेकिन आंखों से आंसू निकलता जा रहा था। अब मैं उससे कह रहा था धीरे, मैं बार बार दिव्या से पूछ रहा था कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, तुम थी कहाँ पर, मेरी आवाज़ क्या तुम्हें मिल नहीं रही थी। तब दिव्या अब बिल्कुल खामोश हो गई,
और कहने लगी कि देखो अरुण, अब मैं भी उस बाबा जी के कैद में चली गई थी। बाबा जी ने मुझे भी अब कैदी बना लिया था। अगर तुमने ये काम नहीं किया होता तो मैं तो बाबा जी के कैद में ही रहती। तुमने अच्छा किया अरुण, लेकिन इससे बहुत बड़ी एक भूल हो चुकी है। मेरे साथ वो तुम्हारी सहेली आत्मा वो भी आज़ाद हो गई है। अब फिर वही खेल स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास तो अच्छा अवसर था। दिव्या कहती जा रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस चीज़ को पानी में अब विसर्जन करने की। मैं हैरानी से अब दिव्या की तरफ देख रहा था। अब मैं कहने लगा जोश जोश में, एक तो नशे का जोश था, सरूर चढ़ा हुआ था, कि दिव्या मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरे साथ कुछ भी हो जाए मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा बिछोह मैं सहन नहीं कर सकता। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी याद बहुत याद आ रही थी। ऐसी वजह से मैंने सब कुछ किया। अब जब मैं दिव्या की तरफ देखा तो फिर दिव्या वही कह रही थी, अरुण मेरी बात छोड़ो ना, मैं तो एक आत्मा थी हूँ। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उस बाबा जी के अब कैद में रहकर भी खुश थी। बाबा जी मुझे कुछ थोड़ी सता रहे थे, आराम से हम लोग थे वहाँ पर। लेकिन तुमने ये गलत किया है, ये तुम्हें करना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो होना था अब तो हो चुका है। वो कहने लगे अब वो आत्मा वो भी आज़ाद हो गई है। अब कब तुम्हारे ऊपर कुछ हमला कर दे, क्या कर दे, कहा नहीं जा सकता है। अब अरुण तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। अब मैं हंस करके कहा कि दिव्या मुझे कोई डर नहीं है। मैं जान चुका हूं कि तुम जब तक मेरे पास में हो ना मुझे कोई छू नहीं पाएगा, और मैं तुम पर बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ। और तभी मैं देखा कि मेरी पत्नी अब कमरे से निकल करके अब मेरी तरफ आ रही थी, और अचानक अब दिव्या भी खामोश हो गई और मैं भी खामोश हो चुका था। पत्नी अब मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते अब बिल्कुल टेबल के पास आ गई थी। अब फिर घूर करके देखने लगी मेरे को। मुझे लगा कि शायद दिव्या उसको नजर आ चुकी है। और तब मेरी तरफ कहने लगी, अरुण अब जल्दी से उठो, बहुत हो चुका है, अब नहीं, अब तुम्हें कुछ भी नहीं पीना है। और इसके बाद बोतल वहाँ से उठा लिया, आप वो चखने वाला प्लेट और ले करके चल पड़ी किचन की तरफ। जब वो चली गई ना, और तब मैंने देखा कि दिव्या वहीं बैठी हुई मेरे बगल में, और वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि देखो पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम भी इसका अरुण ख्याल रखो। मैं कहने लगा कि तुम्हारे कहने से ही तो मैं शादी किया था। अब बिल्कुल तुम्हारी ही तो कॉपी लगती है, बस थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। अब फिर हम दोनों मुस्कुरा उठे थे। अब मैं कहने लगा कि दिव्या आज तुम यहीं पर रहना, हम जब पत्नी सो जाएगी तो हम इसी सोफे पर आ जाएंगे, तुम मेरा इंतज़ार करना। अब मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था। मैं उस सहेली आत्मा से बिल्कुल खौफ में नहीं था। मैं जानता था कि मेरी जो दिव्या वापस आ गई है और सब कुछ सही कर देगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। उस आत्मा को हमारे से दूर रखेगी, उसमें वो शक्ति थी, मैं देख चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अरुण जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी इस कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम उस सुझाव पर आगे काम कर सकें। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं ना अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।